बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर 4 पार्ट 3 में स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के सिलसिले में न्यू क्लासिकल और मॉडर्निस्ट पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि सीएसएस से रिलेटेड अपलोड की जाने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अगली चंद स्टाइल में हम न्यू क्लासिकल स्कूल्स के सिलसिले में बात करेंगे। जिब्राइल टैरेड, a French social theorist, suggested that there was a difference between total free will and determinism and argued that no one has total free will. He suggested that factors such as age, gender, social, and economic environments, nevertheless, everyone is still responsible for their actions. जिब्राइल ट्रेड फ्रेंच थ्योरिस्ट ने तजवीज़ किया कि किसी के पास भी मुकम्मल फ्री विल नहीं होती। जब भी कोई मुजरिम जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसके पास मुकम्मल फ्री विल नहीं होती। जिब्राइल के ख्याल के मुताबिक एज, जेंडर, सोशल और माशी हालात किसी भी शख्स की सोच पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन फिर भी उसके ख्याल के मुताबिक हर इंडिविजुअल अपने कॉल और फेल का जिम्मेदार है। He believed that patterned their behavior patterned their behavior after the behavior of others. He then formed three laws of behavior. 1. An individual's intimate contact with others leads to imitate each other. Imitation leads from top down. The law of insertion means that new acts or behaviors tend to emphasize or replace old one. तो इसमें जिब्राइल के मुताबिक उसके ख्याल में लोग अपने रवैये को दूसरे लोगों के रवैये के मुताबिक ढाल लेते हैं। People patterned their behavior with the behavior of others. तो इस सिलसिले में उसने 3 बुनियादी असूल वज़ा किए जिसके मुताबिक किसी भी इंडिविजुअल के अपने करीबी ताल्लुकदार से रवाबत से दूसरों का रवैया कॉपी करने में मदद मिलती है। लोग अपने करीबी लोगों का रवैया उसकी नकल करते हैं और उसको कॉपी करते हैं। ये कॉपी करना ऊपर से नीचे तक टॉप टू डाउन ट्रेंड चलता है, यानी छोटे लोग बड़े लोगों को, गरीब लोग अमीर लोगों को कॉपी करते हैं और उनके रवैयों के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट जो उसने दिया उसके मुताबिक लॉ ऑफ इंसर्शन मीन्स दैट न्यू एक्ट्स आर बिहेवियर्स टेंड टू एम्फेसाइज और रिप्लेस ओल्ड वन। जब मुआशरे के अंदर नए रवैये आ जाएं तो वो पुराने रवैयों को रिप्लेस कर देते हैं और लोग पुराने रवैये छोड़ के नए रवैयों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट उसने जिब्राइल ने अपने थ्योरी के अंदर दिए। Classical criminology asserts that individuals have complete free will. Neo-Classical criminology acknowledges that certain factors can limit an individual's ability to think rationally and make decisions. ये बुनियादी फर्क क्लासिकल और न्यू क्लासिकल के अंदर ये है कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कोई भी मुजरिम जब जुर्म करता है तो वो अपनी फ्री विल के साथ जुर्म करता है, जैसा हमने रैशनल चॉइस थ्योरी के अंदर देखा था। और लेकिन न्यू क्लासिकल वाले उनसे इस हद तक इख्तलाफ करते हैं कि उनके ख्याल में फ्री विल के ऊपर बहुत से दूसरे फैक्टर हैं जो असरअंदाज होते हैं और इन फैक्टर्स की वजह से किसी भी इंडिविजुअल की आज़ादाना सोच या रैशनैलिटी या फ्री विल या डिसीजन मेकिंग करने पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो उनके ख्याल में ये एब्सोल्यूट फ्री विल नहीं होती, किसी भी इंडिविजुअल की फ्री विल के ऊपर बहुत से दूसरे एक्सटर्नल अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं और इन अनासर के अंदर उन्होंने एज, उसके अंदर जेंडर और उसके अंदर उन्होंने बाकी दूसरी चीजें जो हैं वो शामिल की। Neoclassical School of Criminology allowed for mitigating factor to be reviewed by a judge and allowed for discretion to be used. Before the Neoclassical School, all offenders were treated the same
no matter what age, mental condition, gender, and so on. न्यू क्लासिकल से पहले तमाम मुजरमों के साथ एक जैसा सलूक किया जाता था। उनकी उम्र, मेंटल कंडीशन और जेंडर को बुरे खातर नहीं लाते थे, जबकि न्यू क्लासिकल वालों का ख्याल है कि जज को सजा देते वक्त उन फैक्टर्स को भी परखना चाहिए जो किसी भी क्रिमिनल की रैशनल थिंकिंग के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, और उसमें उन्होंने उम्र और मेंटल कंडीशन और जेंडर और इस तरह के दूसरे अवामिल को नोट किया, और उन्होंने कहा कि जब सजा का तयन किया जाए तो उस वक्त फ्री विल जांचने के लिए उन अवामिल का भी जायजा लेना जरूरी है जिनके नतीजे में फ्री विल किसी की मुतासर हो सकती है। और इस सिलसिले में उन्होंने जजेस को डिस्क्रिशन यूज करने के लिए कहा कि जज सजा देते वक्त अपना डिस्क्रिशन यूज करे और उन लोगों को कम सजा दे जिनकी रैशनल थिंकिंग के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर असरअंदाज होते हैं। New Classical School was also able to blend the Classical School of Criminology with the Positivist School of Criminology. तो इस तरह न्यू क्लासिकल स्कूल वालों ने जो अपनी थेरीज पेश की, तो उसमें उन्होंने क्लासिकल स्कूल वालों को और पॉजिटिविस्ट स्कूल वालों के बहुत सी चीज़ों को आपस में ब्लेंड करके उन्होंने अपनी थेरीज जो है वो बनाई और उनको पेश किया। The Neoclassical school continues the traditions of the classical school. Hence, the utilitarianism of Jeremy Bentham, Caesar Beccaria remains a relevant social philosophy in policy terms for using punishment as deterrent through law enforcement, the courts, and the imprisonment. तो न्यू क्लासिकल वालों ने क्लासिकल स्कूल वाले की कोई जिन चीज़ों को अप्रिशिएट किया और उन्होंने इसको एसोसिएट किया अपनी थेरी के साथ भी, उसमें जर्मी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म और बेकेरिया की फिलॉसफी के मुताबिक कवानीन की सख्ती और उन्होंने डेटरेंस को बरकरार रखने के अमल को अपनी थेरीज के अंदर भी शामिल किया कि क्रिमिनल्स के ऊपर सज़ा का डेटरेंस बरकरार रहना चाहिए ताकि वो उतनी आसानी के साथ क्राइम में मुलव्वस ना हो। The new classist asserted that minors, idiots, insane, seriously mentally ill, or incompetent had to be treated leniently in matters of punishment. This tendency of new classists to distinguish criminals according to their mental depravity was indeed a progressive step in as much as it emphasized the need for modifying the classical views. न्यू क्लासिकल वालों ने माइनर्स को, इडियट्स को, इनसैन लोगों के लिए सजा में नरमी करने पर जोर दिया। न्यू क्लासिकल ने मुजरमान की जहनी कैफियत के मुताबिक तफरीक करने, उनको आइडेंटिफाई करने, उनको तफरीक करने या आइडेंटिफाई करने और क्लासिकल स्कूल के व्यूज को मॉडिफाई करने की जरूरत पर भी जोर दिया कि उन व्यूज को भी मॉडिफाई किया जाए जिन व्यूज के मुताबिक मुजरमान। The main tenets of the Neoclassical School of Criminology are: number one, neoclassist approach the study of criminology on scientific lines by recognizing that mental disorders deprive a person of his normal capacity to control his conduct. Thus, they justified mitigation of equal punishments in case of certain psychopathic offenders. तो इस तरह न्यू क्लासिकल वालों के मुताबिक मेंटल डिसऑर्डर अफराद को अपना रवैया कंट्रोल करने की कैपेसिटी से महरूम कर देता है, इसलिए इन अफराद की सजाओं में कमी करनी चाहिए। इन्हें वो सजाएं नहीं देनी चाहिए जो एक नॉर्मल शख्स को दी जाती हैं। तो जिन लोगों की मेंटल डेप्रिविटी है उनको उन्होंने नरम सजाएं देने की तजवीज़ की। न्यू क्लासिस्ट were the first in point of time to bring out a distinction between the first offender and the recidivists. They supported individualization of offenders, a treatment method which requires the punishment to suit the psychopathic circumstances of the accused. इस तरीके से न्यू क्लासिकल वाले वो पहला स्कूल था जिन्होंने
پہلی بار جرم کرنے والوں میں اور ریسیڈیوسٹ یعنی دوبارہ وہی جرم کرنے والوں میں فرق کو منظر عام پر لائے، اور انہوں نے کہا کہ سزائیں ذہنی استطاعت کے مطابق دینی چاہیے، اور جو سائیکوپیتھس ہیں ان کے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے ان کو سزائیں دینی چاہیے۔ The advocates of this school started with the basic assumption that man acting on reason and intelligence is a self-determining person and therefore is responsible for his conduct. But those lacking normal intelligence or having some mental depravity are irresponsible to their conduct. نیو اسکول والوں کے مطابق جو باشعور افراد ہیں وہ اپنے قول و فعل کے ذمہ دار ہیں، لیکن جن میں شعور یا ذہانت کی کمی ہے یا ذہنی کجی ہے وہ اپنے رویے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ Though the new classist recommended lenient treatment for the irresponsible or mentally depraved criminals on account of their incapacity to resist criminal tendencies, but they certainly believed that all criminals, whether responsible or irresponsible, must be kept segregated from the society. اس لیے نیو کلاسیکل والوں نے ایسے افراد کے لیے نرم رویہ رکھنے کا کہا، لیکن ذمہ دار اور غیر ذمہ دار، رسپانسبل اور ارسپانسبل، دونوں طرح کے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو سوسائٹی سے سیگریگیٹ کر دینا چاہیے، سوسائٹی سے علیحدہ کر دینا چاہیے تاکہ سوسائٹی ان کے کرائم سے بچ سکے۔ پانچواں پوائنٹ جو نیو کلاسیکل والوں نے لکھا وہ یہ تھا کہ they adopted subjective approach to criminology and concentrated their attention on the condition under which an individual commits crime. تو انہوں نے کرائم کو اور کرمنالوجی کو ان کے معروضی حالات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ان کنڈیشنز پر توجہ دی جن کی وجہ سے ایک کرمنل کرائم کمٹ کرتا ہے۔ انہوں نے ان ریزنز کے پیچھے گئے اور ان کنڈیشنز کے پیچھے گئے جن کنڈیشنز کی وجہ سے ایک کرمنل کرائم کمٹ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ماڈرن کرمنالٹی کی یا ماڈرنسٹ کی اپروچ کو دیکھتے ہیں کہ ماڈرنسٹ نے کرمنالوجی میں کیا اپروچ اڈاپٹ کی۔ ماڈرنسٹ کی طرف سے مائیکل فلپسن aptly observed that to take crime out of its social context and to try to explain it as a product of physical characteristics or mental deficiency is a myth. مائیکل فلپسن کے مطابق اگر ہم کرائم کو اس کے سوشل کانٹیکسٹ سے ہٹ کر صرف فزیکل کریکٹرسٹکس پہ یا مینٹل ڈیفیشنسی کی بنیاد پر ایکسپلین کرنا چاہیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کے نزدیک ایسا کرنے میں 4 غلط مفروضے قائم کیے گئے ہیں جن کی وہ وضاحت کرتا ہے۔ جن مفروضوں کی وضاحت اس نے کی اس کے اندر سب سے پہلا there are universal causes of crime۔ اس نے کہا کہ ایک تو یہ غلط مفروضہ ہے کہ کرائم کی کوئی یونیورسل کازز ہیں۔ دوسرا the human population can be divided into 2 groups criminals and non criminals۔ اس نے کہا یہ مفروضہ بھی غلط ہے کہ پاپولیشن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے جس میں ایک کرمنلز ہیں اور دوسرے نان کرمنلز ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو اس نے کہا کہ جو غلط مفروضہ قائم کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ کرائم کین بی لوکیٹڈ بائی دا اسٹڈی آف انڈیویجول کرمنل، کہ کرائم کو آپ انڈیویجول کرمنل کی اسٹڈی کرنے سے لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی مفروضہ اس نے کہا غلط بنایا گیا ہے۔ چوتھا جو اس نے بات کی وہ یہ تھی دیٹ دی آفیشیل اسٹیٹسٹکس اور انڈیسز آف ٹرینڈ ان کرائم، کہ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ کرائم کے ٹرینڈ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں یا وہ یہ ایک ٹرو ریفلیکشن ہوتے ہیں کرائم ٹرینڈ کا۔ اس نے کہا یہ بھی بات غلط ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کبھی بھی کسی معاشرے کے اندر جرم کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتے، نہ صحیح ترجمانی کرتے ہیں، نہ وہ جرم کے بارے میں صحیح ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 مفروضے کرائم کے بارے میں جو بنائے گئے ہیں یہ غلط ہے، اور اگر آپ نے کرائم کو سمجھنا ہے تو ان مفروضوں سے نکل کے آپ کو کرائم کو ایگزامن کرنا پڑے گا۔ The proponents of modern criminology attempt to explain criminality in terms of social conflict۔ تو جتنے بھی
मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो क्राइम को एक्सप्लेन करते हैं और क्रिमिनलिटी को एक्सप्लेन करते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट के ज़िम्रे में, और वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को किसी भी मुआशरे के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती हैं वो उनको स्टडी करके उसमें से क्रिमिनलिटी और उसकी काजेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। Resentment among the deprived class of a society due to their exploitation and demoralization was one of the reasons of growing criminality. एंजल्स के मुताबिक किसी भी मुआशरे में क्राइम होने की बड़ी वजह उनकी सोशल क्लासेस हैं, और उन सोशल क्लासेस में जो डिप्राइव्ड क्लास है उसकी जब एक्सप्लॉयटेशन हद से बढ़ जाती है और वो क्लास मायूसी का शिकार हो जाती है तो फिर या बेचैनी बढ़ जाती है उसमें, तो उसके मुताबिक ये बड़ी वजह होती है किसी भी मुआशरे में क्राइम के कमिट होने की। Therefore, there was a need to change the whole of the social and economic structure of the society. तो उसके ख्याल के मुताबिक अगर क्राइम को रोकना है तो पूरे मुआशरे के अंदर सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो भी सोसाइटी का है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और अगर क्राइम इस वजह से बढ़ रहा है, जो एक यकीनी वजह है उसकी, सोसाइटी के अंदर जहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर अगर क्लासेस बन जाए इस तरह की हैव्स और हैव नॉट्स वाली, तो वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जब तक चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक मुआशरा क्रिमिनलिटी से जान नहीं छुड़ा सकेगा। The modern criminology attributes societal reasons for general criminality and suggests a pragmatic approach to the resolution of the problem. तो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के मुताबिक किसी भी मुआशरे के अंदर क्राइम की वजह उसके अंदर सोसाइटल रीजंस हैं, तो जब तक इन रीजंस के बारे में कोई प्रैग्मेटिक अप्रोच ना अपना ली जाए तो उस वक्त तक मसले का एक हल ढूंढा नहीं जा सकता। तो मसले का हल ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि जो सोसाइटल रीजंस हैं उनको दूर करने के लिए प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाई जाए और इस तरीके से क्राइम से जान छुड़ाई जा सकती है या क्रिमिनलिटी पे काबू पाया जा सकता है। मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट प्रेफर टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल विद पर्टिकुलर टू सोशल टाइप हु हैव बीन अ विक्टिम ऑफ। तो उसमें जो मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट है या क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो क्रिमिनल को इस वजह से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके साथ कौन सा मुआशरे ने जुल्म किया है और उसके साथ वो किस चीज़ का विक्टिम बना है। और उन्होंने कहा कि ये 3 बड़ी वजह हैं जिन वजह से मुआशरे में अफराद विक्टिम बनते हैं। और पहली वजह उन्होंने कही कि वेल नोन इनइक्वालिटी बिटवीन सोशल क्लासेस। तो सबसे ज़्यादा जो लोग विक्टिम बनते हैं मुआशरे के अंदर वो इनइक्वालिटीज़ का विक्टिम बनते हैं जो किसी भी सोशल क्लास के अंदर होती है। किसी भी मुआशरे के अंदर जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होंगी उतना ही उसमें लोग ज़्यादा विक्टिम बनेंगे, और जितने लोग उसका विक्टिम बनेंगे उनमें टेंडेंसी आएगी कि वो आगे क्रिमिनल बिहेवियर अपना सकते हैं। दूसरा उन्होंने बड़ी वजह प्राइवेट वेल्थ और प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मुआशरे में जब ये तफरीक आ जाएगी प्राइवेट वेल्थ की वजह से और प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, और जितना ये फ़र्क बढ़ता जाएगा प्राइवेट वेल्थ का और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जितना फ़र्क बढ़ता जाएगा उतने ही लोग इसके विक्टिम होते जाएंगे, और उन विक्टिम्स में से फिर टेंडेंसी निकलेगी क्राइम कमिट करने की। तो प्राइवेट वेल्थ और प्राइवेट प्रॉपर्टी मुआशरे के अंदर जो तफरीक डालती है वो भी एक बड़ी वजह बनती है क्रिमिनल बिहेवियर की। तीसरी बात जो उन्होंने की दैट इज सोशल पावर एंड द लाइफ चांसेस। तो मुआशरे के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर बनता है उसमें कुछ लोग सोशली वेल इंटीग्रेटेड होते हैं और कुछ लोग सोशली निगलेक्टेड होते हैं। कुछ लोगों को लाइफ के अंदर बहुत अच्छे चांस मिलते हैं टू डेवलप देमसेल्व्स और कुछ लोगों को ये चांस नहीं मिलते, उनमें महरूमियां रह जाती हैं। तो जितनी तफावत किसी सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रक्चर के अंदर और सोशल पावर के अंदर होगी और जितनी महरूमियां होंगी किसी भी सोसाइटी के अंदर उतनी ही ज्यादा क्रिमिनलिटी के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो इस तरीके से जो मॉडर्निस्ट क्रिमिनोलॉजी है उसके अंदर there is nothing like criminal type as suggested by the traditional criminologist. तो मॉडर्न
جو کرمنالوجی ہے وہ اس ٹرم کو تسلیم نہیں کرتی کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کرمنل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے نزدیک یہ ٹریڈیشنل کرمنالوجسٹ کی جو ٹرم ایجاد کی ہے یا کوائن کی ہے کرمنل ٹائپ کی، یہ ٹھیک نہیں ہے. دی ماڈرن کرمنالوجسٹ ہیو سکسیڈیڈ in substituting the traditional belief regarding crime causation by social deviance as a cause of criminal behavior. تو انہوں نے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا ہے کہ کرمنل کرائم کی کاز جو ہے وہ سوشل ڈیوینس نہیں ہے، بلکہ اس کی کاز جو ہے وہ انیکوالٹیز ہیں، سوشل کلاسز ہیں، ان کلاسز کا بڑھتا ہوا ڈفرنس ہے، ڈیپریوٹی ہے، اور جو لوگ اس ڈیپریوٹی کے وکٹم ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کرمنل بیہیویئر جو ہے ان کا وہ سامنے آئے. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا. اگلے لیکچر میں ہم کرمنل بیہیویئر تھیریز کے اوپر بات کریں گے. میرے چینل سی ایس ایس نالج ان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سی ایس ایس سے ریلیٹڈ آنے والی آئندہ ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. مے آلمائٹی اللہ بلیس یو. تھینک یو. خدا حافظ.